Countrywide. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत रूस के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर। ये कदम सीधे तौर पर भारत और रूस के व्यापार से जोड़ा जा रहा है। तो सवाल ये है कि इसके पीछे आखिर जो राजनीति है और जो अर्थशास्त्र छिपा हुआ है वो क्या कहता है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्कंद रंजन दयाल जो पूर्व राजदूत हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, अगर हम बात करें कि अमेरिका को ये टैरिफ लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और इसमें जो जियोपॉलिटिकल संदेश है वो क्या छिपा देखते हैं आप? देखिए, राष्ट्रपति ट्रम्प यूक्रेन और रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको किसी न किसी तरह से उसको समाप्त करने का उनका ध्येय है, पर उनके पास कोई बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है रशिया को प्रेशराइज करने की। रशिया के ऊपर काफी सैंक्शंस पहले लगी हुई हैं, ट्रेड की सैंक्शंस लगी हुई हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस लगी हुई हैं, पर रशिया की इकोनॉमी भी ठीक ही चल रही है और उनका दबाव यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन की फौजों के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था कि जो भी देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाई जाएंगी। तो एक तो प्राइमरी सैंक्शंस थी जो उन्होंने दुनिया के करीब करीब हर देश पर लगाई, बिल्कुल, उसको भी उन्होंने भारत पर 25% लगाया, प्राइमरी सैंक्शंस जी, ये कहकर कि भारत यूएस ट्रेड इंडिया के फेवर में है। करीब 3 हफ्ते पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 25% एडिशनल सेकेंडरी सैंक्शंस जो रशिया से तेल खरीदने के ऊपर निर्भर हैं वो केवल भारत पर लगाई जाएंगी, और उसके लिए उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया। और 27 अगस्त से अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अपना निर्णय नहीं बदलते हैं तो भारत के ऊपर 25% तो प्राइमरी टैरिफ पहले ही लग चुका है और 25% ये सेकेंडरी टैरिफ भी लग जाएगा, और भारत से जो भी एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को उस पर टोटल 50% हो जाएगा। इसमें से कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने अभी नहीं लगाया है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, जैसे दवाई हैं, तो कुछ सेक्टर्स हमारे बचे रहेंगे। पर इस समय राष्ट्रपति ट्रंप जो 25% सेकेंडरी सैंक्शंस को डेफर नहीं करते या हटाते नहीं है भारत के ऊपर, तो 27 अगस्त को स्थिति ये होगी कि दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ भारत के ऊपर 50% और ब्राजील के ऊपर 50% होगा। चीन के ऊपर जो कि रशिया से सबसे अधिक तेल भी खरीदता है और जिसका व्यापार का जो डेफिसिट है वो भी अमेरिका के साथ सबसे अधिक है, $300 बिलियन ज्यादा है, उसके ऊपर केवल 30% रहेगा। तो इसके परिणाम भारत के निर्यातकों पर बहुत गंभीर होंगे और उससे भारत कैसे उसका सामना करेगा या किस तरह के कदम उठाएगा, ये सब भारत सरकार में इस पर सोच विचार चल रहा है। विदेश मंत्री ने वैश्विक व्यापार से जुड़ी तमाम चुनौतियों का जिक्र किया है जिनके समाधान की जरूरत है। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We are today at a moment when our partnership is simultaneously experiencing consolidation as well as exploring new domains and opportunities. At one level, there is a solid foundation of a time-tested relationship on which we now seek to build a more contemporary cooperation. But at another, there are profound changes in our respective economies as well as the uncertainties created by the global environment. How to grow business and how to deepen cooperation are no longer simple propositions. Let me start with the big picture. In the last few years, we have experienced the impact of the COVID pandemic, of conflicts, of political and economic shifts, of new technologies, and also of trade volatility. Each was unique in itself, but together they hold some common lessons. One is the importance of dependable and steady partners. Another is the value of shorter and more secure supply chain. A third is the concern about over-dependence on a limited number of markets. A fourth are the vulnerabilities of being overexposed to a few suppliers.
A fifth is the reliance on narrow connectivity and limited logistics, and perhaps most of all, the cost of insufficiently searching for new opportunities, partnerships and domains. सर, अमेरिका की तरफ से एक नया बयान आया है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है वो भारत रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म करे, जो ट्रेड चल रहा है उसको खत्म करे, ये उद्देश्य था। तो क्या अब क्योंकि अमेरिका की रूस के साथ भी बातचीत हो रही है उस युद्ध को खत्म करने के लिए, यूक्रेन के साथ भी बातचीत हो रही है, ऐसे में आपको संभावना लगती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ पर दोबारा से विचार करेंगे? देखिए, जो मीटिंग अलास्का में हुई और उसके बाद वॉशिंगटन में हुई 17 अगस्त को, और जो भी रूपरेखा उसके बाद निकली, और उसके बाद जिस तरह के बयान मॉस्को से आए हैं और सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो रही है कि शायद यूरोप के देश अपनी फौजें यूक्रेन में एज पीस कीपिंग फोर्स करेंगे, तो विश्व का भी यही सोच है और शायद राष्ट्रपति ट्रंप भी यही सोच रहे हैं कि रशिया अभी इस युद्ध विराम के लिए और पीस एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है, और वो कुछ और दबाव रशिया के ऊपर डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप का बयान यह आया था कि वो श्योर नहीं है कि राष्ट्रपति पुतिन कोई समझौता चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए, चीन ने अमेरिका की नब्ज पकड़ी हुई है, क्योंकि अगर चीन के ऊपर ये 25-30% और बढ़ाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो चीन फिर रेयर अर्थ्स की सप्लाई और इंडस्ट्रियल मैग्नेट्स की सप्लाई अमेरिका को बंद कर सकता है, और उससे अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर एक दुष्परिणाम होगा। तो उसमें राष्ट्रपति ट्रंप कुछ भारत से कुछ नाराज हैं, क्यों नाराज हैं वो तो मुश्किल है उसके बारे में कुछ कहना, पर बार बार उनका स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर नहीं आया है। एक बार उन्होंने कहा था कि वो सोच रहे हैं कि सेकेंडरी ड्यूटीज लगाएं कि नहीं लगाएं, वो उसी दिन आया था जिस दिन बिल्कुल अलास्का में बात हुई थी। पर उसके बाद उनके जो व्यापार के मुख्य सलाहकार हैं श्री नबारो और ट्रेजरी सेक्रेटरी बेनेट जो ये सब देख रहे हैं, उनके जो वक्तव्य आए हैं वो बहुत ही गलत हैं और भारत को बहुत ही गलत निगाह से वो देख रहे हैं। तो ये पब्लिकली इस तरह के बयान देना और भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयत्न करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत है, और भारत ने अपने बयानों में बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये अनफेयर है और अनरीजनेबल है और गलत है जो भी सेकेंडरी ड्यूटीज भारत के ऊपर लगी हैं। तो 27 अगस्त को क्या होता है, क्या राष्ट्रपति ट्रंप जो सेकेंडरी टैरिफ है 25% का भारत के ऊपर रशिया से तेल खरीदने के लिए, उसको थोड़ा डिफर करते हैं या हटाते हैं, या अगर वो उसको भारत के ऊपर लगा देते हैं तो भारत अमेरिका संबंधों पर उसका एक गलत प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो सर, हमारे सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो हमें रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं ये तय करना है कि हम उसे खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, और साथ ही साथ अमेरिका से संबंध हमारे कैसे रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भारत की जो रणनीति है वो किस तरफ रहेगी? इसको हमें दो तरह से देखना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ हमारी जनसंख्या है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी हम अर्थव्यवस्था है, तीसरी हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एटम बॉम्ब है, हमारे पास खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, कोई कमी नहीं है। तो भारत किसी भी देश के दबाव में आकर अगर कोई कदम उठाता है तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है, और भारत के भविष्य में जो विदेश नीति होगी उसके लिए भी अच्छा नहीं है। भारत और रशिया के संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत प्रगाढ़ हैं। जब हमेशा बार बार भारत के हितों को नुकसान पहुंचाता रहा, चाहे वो 1960 के दशक में पाकिस्तान को सब हथियार सप्लाई किए, 1971 में जिस तरह भारत के खिलाफ उन्होंने 6th फ्लीट भेज दिया था अपना नेवी का, इन सब जगह पहले सोवियत यूनियन और बाद में रशिया भारत के साथ खड़ा रहा। इस समय हमने देखा कि जो पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें जो बहुत ही इफेक्टिव भारत की तरफ से हथियार थे, वो एक था ब्रह्मोस, वो भारत और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और जो सुरक्षा की एक भी मिसाइल पाकिस्तान का दिल्ली के पास नहीं आ पाया, दिल्ली से 100, 200, 300 किलोमीटर तक नहीं आ पाया। उसमें था ट्रायम्फ S-400 जो रशिया का दिया गया एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी चाहता है कि उनके दबाव में आकर भारत रशिया से अपने संबंध खराब कर लेगा,
तो वो कोई सपना देख रहे हैं। चाहे कोई दबाव आए, मैं समझता हूं कि ना भारत की जनता, ना भारत के नेता, ना भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका समर्थन करेगी कि भारत अपने टाइम टेस्टेड मित्र रशिया के साथ संबंधों में कोई कमजोरी लाए प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में। भारत और रूस के बीच व्यापार पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। इसे आने वाले दिनों में और किस तरह से बढ़ाया जाए, किन चुनौतियों से निपटने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा आपको सुनाते हैं। India and Russia have nurtured one of the steadiest relationships between major nations in current times, is now widely recognized. However, that did not automatically translate into significant economic cooperation. Our trade basket remains limited. Until recently, so did our trade volume. It may have grown in recent years, but then so too has the trade deficit. Both the diversification and balancing of trade now urgently mandate more strenuous efforts on our part. At the end of the day, they are essential not just to reach higher trade targets, but even to sustain the existing ones. The answer here lies essentially in the complementary nature of our respective economies. भारत की विदेश नीति हमेशा एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित रही है। इस टैरिफ को भले ही हम एक चुनौती की तरह देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत इसे अवसर में बदल सकता है? ये एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हम अब नए बाजारों को भी तलाश सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत के जितने नेता और भारत की जनता को भी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा है कि भारत के लोगों को भारत में बनी वस्तुएं अधिक खरीदें। और दूसरा, देखिए, नए बाजार की जो बात कही उस पे विदेश मंत्री श्री जयशंकर मॉस्को में है। तो एक तो उसका मुद्दा है कि 26वां सेशन जो इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन का, उसके ऊपर उसकी 26वीं मीटिंग है। पिछले साल 25वीं हुई थी और ये आगे का रास्ता तय करते हैं कि किस दिशा में हम दोनों देशों का जो संबंध है और कोऑपरेशन है वो कैसे आगे बढ़े। पर एक जो नई चीज जो इस बार डिस्कस हुई और उसमें और कुछ आगे बढ़े कि यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। 6.5 ट्रिलियन डॉलर की इनका इकोनॉमी है। उसमें आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया इसके मेंबर्स हैं। तो इसके साथ किस तरह हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें, उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे कल दस्तखत हो गए हैं। क्योंकि इसमें एक चीज हमें देखने लायक ये है, हमारे श्रोताओं को भी समझना है कि इसमें चाइना नहीं है। देखिए, हमने प्रयत्न किया था, एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी जो आसियान के साथ था और उसमें काफी चर्चा हुई थी, पर भारत उसका सदस्य नहीं बना था जी, क्योंकि चाइना उसमें था। और अगर हम किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अपने टैरिफ कम करें और वो चाइना के ऊपर भी लागू हो, तो हम तो जब देख रहे हैं कि पहले ही भारत के ऊपर चाइना का वस्तुओं का बहुत ही अधिक बाजार में प्रेजेंस है। $100 बिलियन का डेफिसिट है हमारा चाइना के खिलाफ, ट्रेड डेफिसिट। तो हम किसी ऐसे एफटीए को नहीं साइन कर सकते जहां चीन को भी वो जो हम भी टैरिफ कम करेंगे वो उसके ऊपर भी लागू हो। तो जो सबसे बड़ी बात यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की है कि उसमें चीन नहीं है। दूसरा, भारत ने देखिए अभी यूके के साथ एक एफटीए कर दिया है, प्रधानमंत्री के सामने वो साइन हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन और कई देशों से बातचीत चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ये सब करने की। तो भारत पूरा जुटा हुआ है कि नए बाजार ढूंढे जाए, जिससे कि जो भी हमारा मार्केट लॉस होगा, अगर अमेरिका 50% टैरिफ लगा देता है 27 अगस्त को, तो उसको हम बिना किसी एडवर्स कंसिक्वेंस के हमारी आर्थिक व्यवस्था के ऊपर उसको हम झेल सकेंगे। बिल्कुल। तुस्कन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस चर्चा से यही जानकारी निकलकर सामने आई कि भारत को किसी के भी दबाव में झुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और ये जो एक चुनौती है उससे तमाम अवसर भी पैदा होंगे। अभी आप सुन रहे थे भारत रूस के कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide